हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पिछले वर्ष के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है पॉलिटी के, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज 2025 के वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न थे उसके साथ मैं आया हूँ। ये दूसरा क्लास है। इसके पहले जो है हमने संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चंस को किया था प्रीवियस ईयर्स में। आज हम 2025 में जो पॉलिटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके साथ हूँ। तो शुरू करता हूँ। ये आप देखिए, पहला प्रश्न इसमें क्या है। पहला प्रश्न है, लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन एक है, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, लेकिन भारत के बाहर तैनात भारतीय लोक सेवकों पर नहीं। दूसरा वही ऑप्शन है, अध्यक्ष या सदस्य संसद का सदस्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो वर्तमान हो या सेवानिवृत्त हो, इसके अध्यक्ष होंगे। वहीं तीसरा जो कथन है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। वहीं चौथा कथन क्या कह रहा है, लोकपाल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है। और इसमें जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से आप देखिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो होगा केवल 3 कथन सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं कि क्यों ऐसा जो है कथन सही है। व्याख्या में देखिए कि कथन एक गलत है। क्यों गलत है कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भारतीय लोक सेवकों को कवर करता है, लेकिन विदेशों में तैनात लोगों को नहीं। वहीं दूसरा कथन भी गलत है। क्यों गलत है, अध्यक्ष कोई पूर्व न्यायाधीश या 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि वो मुख्य न्यायाधीश ही हो। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा न्यायाधीश जिसका जो है 25 वर्ष से ज्यादा का अनुभव हो वो लोकपाल हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कोई चीफ जस्टिस ही हो। तीसरा जो उसी तरह से चौथा जो कथन है वो भी गलत है। लोकपाल किसी वर्तमान प्रधानमंत्री की जांच कर सकता है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों के प्रतिबंधों के साथ। इसमें कुछ क्लॉज है, उस क्लॉज को छोड़कर बाकी प्रधानमंत्री के कार्यों की वो जांच कर सकता है। जैसे संवेदनशील क्षेत्र हो सकता है कि परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में वो जांच नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिसमें वो जांच नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यों को वो जांच कर सकता है। इसलिए वो कथन गलत है, क्योंकि उसमें कह रहा था कि प्रधानमंत्री जो है कार्यों का वो जांच नहीं कर सकता लोकपाल। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है। दूसरा, एक अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है। और एक अध्यादेश पिछली तिथि से प्रभावी हो सकता है। तो इसमें जो है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो इसमें आंसर जो होगा 1 और 3 होगा। एक पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है, ये सही है, कर सकता है। उसी तरह तीसरा है, एक अध्यादेश पिछली तिथि से प्रभावी हो सकता है। इसके पीछे नियम यही है कि अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्रावसान नहीं होता है। तो जब संसद का सत्रावसान नहीं चल रहा होता है या संसद नहीं चल रही होती है, तो कोई ऐसी जो नियम या कानून बनाना होता है जो देश हित में लागू करना तुरंत जरूरी है, तो उसको जो है पूर्व तिथि से भी प्रभावी किया जा सकता है। इसलिए जो कथन तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है, बाकी जो है दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार को अध्यादेश किसी प्रकार से न्यून नहीं कर सकता, ऐसा स्पष्ट प्रावधान है संविधान में। उसी प्रकार से व्याख्या भी यही कह रहा है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत या राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत द्वारा तब लागू किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका कानूनी महत्व एक नियमित कानून के समान ही होता है, लेकिन यह संवैधानिक बाध्यताओं के अधीन होता है। वैसे जैसे कथन 1 सही है, एक अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून की तरह ही किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है, बशर्ते वो संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करता हो। उसी प्रकार कथन 2 क्यों गलत है, संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार अध्यादेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने वाला कोई भी प्रावधान अमान्य है। मतलब आप अध्यादेश के द्वारा किसी भी प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उसको न्यून नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है वो कथन गलत है। दूसरा जो सही है, क्यों कथन सही है, अध्यादेश पूर्वव्यापी रूप से लागू किए जा सकते हैं, अर्थात तो किसी भी पूर्व तिथि से प्रभावी हो सकते हैं, ये ऐसा प्रावधान है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है,
भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने को बहुत जो यूपीएससी कहता रहता है बार बार कि आप जो बार बार विचार ही कीजिए, तो विचार कीजिए। उसी प्रकार से देखिए इसमें पहला जो कथन क्या कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, कथन एक कह रहा है। उसी प्रकार से कथन दो क्या कह रहा है, राज्यपाल के पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी न ही जारी रखी जाएगी। उसी तरह से तीसरा कथन कह रहा है, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन में कही गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसमें जो है तीनों कथन जो है सत्य है, यानी सही है। कैसे सही है वो हम देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान संवैधानिक पदों और विधायी निकायों के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करता है। उनको जो है कानूनी रूप से उन्मुक्ति प्रदान करता है, क्योंकि वो संवैधानिक कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए उनको संरक्षण दिया गया है। जैसे कथन एक सही है, क्योंकि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, इसमें आर्टिकल 361 के अनुसार 361 में यह प्रावधान है स्पष्टता। वही जो कथन दो क्या कह रहा है, सही अनुच्छेद 361(2) में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी करने पर रोक लगाता है, इसलिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको कानून जो है उन्मुक्ति प्रदान करता है इस प्रकार का। उसी तरह से कथन तीसरा भी सही है, अनुच्छेद 194(2) राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में दिए गए बयानों या डाले गए मतों के लिए राज्य विधायकों को उन्मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि संसद में जब संसद चल रही होती है तो संसद सदस्य या विधानसभा या विधान परिषद में जो उसके सदस्य होते हैं अक्सर इस तरह की बातें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं उस पर, अगर वो बाहर बोले तो उस पर कानूनन उनको सजा दिया जा सकता है, लेकिन वो अगर संसद में जब बोल रहे होते हैं तो वो इस प्रकार का प्रावधान है कि उनके बोले गए उक्ति के लिए या बोले गए शब्दों के लिए या बोले गए सेंटेंस के लिए किसी प्रकार का कोई कानूनी रूप से आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उनको उन्मुक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, चौथा जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य हो गया, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। उसी तरह दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कथन है इसमें से दोनों कथन जो है गलत है, दोनों कथन जो है असत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी दोनों कथन एक और दो दोनों कथन गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। कथन एक गलत है, 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है, न कि राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्री परिषद के पास। मतलब 10वीं अनुसूची पर जो अयोग्यता को जो सिद्ध करेगा या अयोग्यता को सिद्ध करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल सदन के अध्यक्ष या सभापति, यानी लोकसभा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर राज्यसभा होगा तो उपराष्ट्रपति या सभापति, जो उपराष्ट्रपति जनरली सभापति हैं होते हैं राज्यसभा के, तो उन्हीं को अधिकार ये प्रदान किया गया है, न कि राष्ट्रपति को या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। उसी प्रकार से कथन दो गलत कह रहा है। कथन दो कैसे गलत है, राजनीतिक दल शब्द का स्पष्ट उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है, जो दल बदल के आधार पर सदस्यों की योग्यता को नियंत्रित करता है। कथन क्या कह रहा था कि राजनीतिक दल का कहीं भी संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन 10वीं अनुसूची में स्पष्ट राजनीतिक दल का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर जो है वो भी कथन गलत हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त करेगा या करेगी। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा कथन क्या कह रहा है हमारा, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देगा या दे देगी। तीसरा कथन क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना न दी गई हो। तो इसमें जो कथन क्या कह रहा है, कथन सी हो, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। जो सत्य है कथन 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 जो है इसमें सत्य है, बाकी जो है दूसरा जो है गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है देखे होंगे कि क्यों ये गलत है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तुरंत जो है दूसरी सरकार बनने के बाद जो है अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र नहीं देता है। वो तब तक नहीं त्यागपत्र देता है जब तक कि नई सरकार का गठन ना हो जाए और नई सरकार के जो
नई लोकसभा का गठन ना हो जाए, क्योंकि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसको जो है शपथ दिलाता है और इसी को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जब सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, जब सरकार का गठन हो जाता है, तब वो जो है अपने पद से त्यागपत्र देता है। ये प्रावधान है, इसी आधार पर जो है कथन 2 गलत हो जाता है। अब देखते हैं कि कथन 1 और 3 कैसे सत्य है। देखिए, 1 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष सदन के भंग होने के बाद भी पद पर बना रहता है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवगठित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है। अध्यक्ष के लिए अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। पार्टी से इस्तीफा देना एक परंपरा है, न कि उनकी भूमिका में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक आदेश। ये एक परंपरा चली आ रही है जिस वजह से वो इस्तीफा दे देता है पार्टी से। कथन 3 जो है सही है। अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा न्यूनतम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है ताकि पद से हटाया जाए। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि 2 गलत है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में मौजूद हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों की शुद्ध आय और मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। तो इसमें जो है तीनों कथन जो है कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब असत्य है, जबकि सभी कथन जो है सत्य है, इसलिए इसका जो है आंसर डी होगा। इसमें तीनों कथन सत्य है, यानी तीनों कथन सही है। मतलब अब देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए, कथन 1 गलत है। भारत का संविधान सभी राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य नहीं करता है। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर पर जैसे पंचायत का 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक प्रमुख और फिर जिला पंचायत। तो क्या होता है कि हर राज्य में जो है मध्यवर्ती स्तर पर मतलब ब्लॉक प्रमुख का प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए जो है कथन 1 गलत हो जा रहा है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को इस स्तर पर गठन की छूट दी गई है। इससे छोटे राज्यों को अपने पंचायत राज ढांचे में लचीलापन मिलता है। मतलब जो छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी जो है 20 लाख से कम है, तो वहां पर इससे छूट मिली हुई है कि मध्यवर्ती पंचायत का गठन न करे, ये कहना चाह रहा है। उसी तरीके से कथन 2 है, गलत है। पंचायत के सदस्य बनने की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, न कि 30 वर्ष है। वहां कह रहा 30 वर्ष, जैसा कि विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के तहत निर्दिष्ट है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संरक्षित है। 30 वर्ष की न्यूनतम आयु का जो दावा है वो गलत है। ठीक है, कथन 3 भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा। उसमें कह रहा है कि राज्य सरकार गठन करती है, न कि राज्यपाल गठन करता है। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न 7वां जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। विवेकाधीन शक्ति के बारे में ये कथन कह रहा है। उसी प्रकार से दूसरा जो कथन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेसित किए बिना अपने विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है? केवल एक कथन सत्य है। विवेकाधीन शक्ति के बारे में कथन एक सही है कि वो विवेकाधीन या विवेक शक्तियों का कार्य कर सकता है। राज्यपाल अपने कुछ क्षेत्रों में, जैसे नए सरकार की गठन करना होता है या किसी को बहुमत नहीं मिला है राज्य में, तो उसमें जो बड़े दल का जो मुखिया होता है उसको आमंत्रित करता है सरकार गठन करने के लिए। एक परंपरा है ये, वो अपने विवेक से ही कार्य लेता है। लेकिन जो दूसरा जो कथन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेसित किए बिना अपने विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ऐसा नहीं है। ये प्रावधान हम लोग समझते हैं कि क्यों नहीं वो सही है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं। देखिए, संविधान राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 200 के तहत राज्य किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, यह स्पष्टतः विवेकाधीन शक्ति है आर्टिकल 200 में। ठीक है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 163(2) के अनुसार ये विवेकाधीन कार्य अंतिम होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति राज्यपाल की भागीदारी के बिना
राज्य के विधान में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 200 के तहत केवल राज्यपाल ही राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस टेक्निकल चीज को समझिए। कभी कभी जो चीजें होती है कि इस टेक्निकल चीज को नहीं जानते हैं लोग और अनुमान पे आंसर दे देते हैं, तो वहीं पे फिर जो है आप फंसते हैं और गलत उत्तर कर देते हैं और फिर जो है निगेटिव आंसर है इसमें और निगेटिव मार्किंग हो जाती है आपकी। इसलिए इस टेक्निकल पक्ष को समझिए कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही एनालिटिकल पूछा जाता है, तो उस एनालिसिस पक्ष को समझिए, क्योंकि यूपीएससी एनालिसिस का खेल है। यहाँ फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन अगर आप एनालिसिस को नहीं पकड़ेंगे तो कभी नहीं निकलेगा एग्जाम। उसी प्रकार से इसका मूल्यांकन समझिए। कथन एक सही है, राज्यपाल विधेयकों को सुरक्षित रखने या त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री नियुक्त करने जैसे मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और अनुच्छेद 163(2) में ऐसे निर्णयों की अतिमता बरकरार रखा गया है। ठीक है। उसी प्रकार से कथन 2 गलत हो गया। यहां बताया भी गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को एक तरफा विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। यह शक्ति अनुच्छेद 200 के तहत जो है पूरी तरह से राज्यपाल के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं होती है, राज्यपाल के पास होती है। अब देखिए प्रश्न 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ये विचार ही कराएगा लगातार। कथन 1, सूची 1 संघ सूची 7वीं अनुसूची में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद की शर्तें। उपरोक्त में इसके किसके संबंध में किसी संवैधानिक संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। मतलब अगर इन सारे प्रावधानों जैसे सूची 1 संघ सूची 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन करना होगा तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है, यह प्रश्न कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरे में भी ये शर्त लागू करने की बात कर रहा है। उसी प्रकार से जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी इस शर्त को लागू करने की बात कर रहा है। तो इसमें केवल 1 और 2 होगा जहां यह प्रावधान लागू होता है। राज्यपाल की पद और शर्तों के साथ यह प्रावधान नहीं लागू है। ये अगर संघ सूची के 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन करना होगा तो आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। उसी तरह किसी राज्य की किसी राज्य की कार्यपालिका का अगर विस्तार करता है, शक्ति का विस्तार किया जाता है, तो उसमें भी जो है कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आधार में जो है केवल 1 और 2 कथन जो सही हो जाता है, तीसरा कथन गलत हो जाता है। उसमें ऐसी किसी प्रकार के नियम या शर्त का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की पद की शर्तों को वो किया जा सकता है। देखिए, राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों में परिवर्तन संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करते हैं और इसलिए राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। संघीय ढांचे को कोई भी ऐसा कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा कानून जो किसी प्रकार से संघीय ढांचा को प्रभावित करे। संघीय ढांचा मतलब कि राज्य और केंद्र का बराबर सहयोग, इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहयोगात्मक संघवाद की बात की जाती है। जब भारत के संघवाद की बात आती है तो यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात यानी सहयोगात्मक संघवाद यहाँ लागू है। तो अगर ऐसे विषय होंगे तभी जो है आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी और राज्यपाल किसी प्रकार से उसकी जो शर्तें में परिवर्तन जो होता है संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करता। इसलिए जो है इस प्रकार की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि किसी राज्य के किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो क्या होता है। देखिए, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिशों पर कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो ये जो कथन कह रहा है इसमें से दोनों कथन बिल्कुल सही नहीं है। किसी राज्य में जब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो न तो ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है, ना ही जो है केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिशों पर कुछ ऐसे परिस्थितियों में क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, और इसलिए जो है इसमें कोई कथन सही नहीं है। इसमें स्पष्टीकरण या व्याख्या देखिए, जब किसी क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन ही रहता है, लेकिन राज्यपाल की जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की जाती है। ठीक है, कथन 1 गलत है।
क्यों गलत है? राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में अपनी कार्यकारी शक्तियां बरकरार रखती है और किसी स्थानीय निकाय को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी प्रकार का इस तरह का प्रोविजन नहीं है, राज्य सरकार का ही पूरा नियंत्रण रहता है। उसी तरह दूसरा है, केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश के साथ भी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ये इसलिए दोनों कथन गलत हो गया। जब भी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा तो उसका जो प्रशासन होगा उस क्षेत्र के राज्य के पास ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। क्षमादान शक्ति के बारे में यह प्रश्न है, फिर से आप एक ऑप्शन देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। उनके क्षमादान शक्ति के बारे में बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें दोनों कथन जो है गलत है, कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो है शक्ति का जो यह है इसमें न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है ये, और साथ ही साथ केंद्र की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। केंद्र सरकार जब इसके बारे में जो प्रस्ताव देती है तभी जो है राष्ट्रपति इस पे डिसीजन लेते हैं। अब देखिए कि कथन एक सही है क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति महत्वपूर्ण होते हुए पूर्ण नहीं है और सीमित आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है, जैसे कि यदि निर्णय दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिया गया हो या मनमाना हो। अगर ये आधार हो तब, नहीं तो न्यायिक समीक्षा के अधीन वो नहीं है। ये बहुत ही रेयरेस्ट मामला है, ऐसा मामला होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा उसमें इस तरह से न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार से अगर क्षमादान के लिए पहुंचता है तो बहुत ही लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया के तहत वहां पहुंचता है, तो वहां दुर्भावनापूर्ण या गलत इरादे से किए जाने की संभावना बहुत ही कम है या फिर न्यून है या न के बराबर है। इसलिए जो है इसको न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता है। कथन 2 जो है, क्योंकि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति कुछ विवेकाधिकार के साथ इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक संवैधानिक विशेषाधिकार है और पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वर्ष 2025 का हमने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो पॉलिटी का जो प्रश्न था उसके बारे में डिस्कस किया। आशा है आपको जो ये इससे कुछ जानकारी मिली होगी, एक आइडिया मिला होगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने स्टडी को इस तरीके से नया आयाम दीजिए और इस तरीके से सफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि आप जब तक एनालिटिकल अप्रोच नहीं डेवलप करेंगे तब तक यूपीएससी के परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्वेश्चन का आप लोग लेवल देख सकते हैं कि किस तरीके से घुमाकर और किस तरीके से आपको कंफ्यूजन करने की स्थिति को में डाल देता है यूपीएससी। इसलिए अपने अध्ययन को उस दिशा में बनाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे वर्ष के यानी वर्ष 2024 के प्रश्नों के साथ, पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।